Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. We were discussing about concept of gene. Concept of gene में अभी तक हमने स्टार्ट किया है डीएनए का स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, डिस्कवरी, ये सब जो बेसिक चीजें थी वो हमने डीएनए के बारे में देखी। स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, किस तरीके से ये बना हुआ होता है, इससे पहले वाली वीडियो में कंपोजिशन की बात की थी, कंपोजिशन ऑफ डीएनए, जहाँ पे हमने 3 मटेरियल देखे थे, 3 कंपोजिशन देखे थे जिनसे मिलकर डीएनए बनता है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है और उसके बाद जाके एक न्यूक्लिक एसिड बनता है, दैट इज डीएनए। इससे पहले हमने ये भी देखा था डीएनए एक पॉलीमर है और मोनोमर इसका न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुए, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन की हमने बात की थी इससे पहले, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। केमिकल कंपोजिशन में हमने 3 चीजें देखी थी। सबसे पहला था पेंटोज शुगर, एक 5 कार्बन की एक शुगर है, सिंपल शुगर, जिसे कहते हैं पेंटोज शुगर। इन केस ऑफ डीएनए इट इज डीऑक्सीराइबोज और इन केस ऑफ आरएनए इट इज राइबोज। राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे आगे। दूसरा जो कंपोजिशन था वो था फॉस्फोरिक एसिड। ये अटैच होता है पेंटोज शुगर के साथ। मैंने कहा था ये दोनों मिलके बैकबोन बनाते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर की। और इसके अलावा एक और कंपोजिशन है वो है नाइट्रोजनस बेसिस और ये 4 मेन टाइप के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इन केस ऑफ आरएनए थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है और ये तीनों चीजें आपस में लिंक होके फिर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं और वही न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का। तो ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या है और फिर न्यूक्लियोटाइड क्या है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं पेंटोज शुगर से। सबसे पहले पेंटोज शुगर से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने जितने 3 कंपोजिशन देखे उन 3 कंपोजिशंस को पहले एक बार इंडिविजुअली देख लेंगे, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम इसको मिला के जब लिंक्ड होते हैं ये, फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं और फिर लास्ट में डीएनए कैसे बनता है, ये चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर के बारे में जानते हैं। पेंटोज शुगर नाम से आपको पता चल रहा होगा, पेंट है इसमें, इसका मतलब है इसके पास 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, पहले बताया 5 कार्बन वाली ये शुगर है। इट इज अ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब सिंपल शुगर है। जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो मोनोमर होते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जैसे प्रोटीन के मोनोमर, अमाइनो एसिड, जैसे हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड के लिए, वैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स होते हैं, मोनोसेकेराइड इन्हें कहते हैं। फिर पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं, ये सारी चीजें। तो ये एक सिंपल शुगर है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पेंटोज है। ठीक है, विच कंटेन्स 5 कार्बन एटम। इनके पास 5 कार्बन एटम है, इसकी वजह से ये पेंटोज इसका नाम है। लेकिन इसके पास जो रिंग होती है वो 4 कार्बन की होती है। मतलब ऐसे अगर एक रिंग है, कुछ इस टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है इस शुगर का भी, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ग्रुप है। तो यहाँ पे जो ये 4 साइड्स है इनके पास, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन 4 साइड्स में एक एक कार्बन एटम होता है और एक कार्बन एटम ऐसे एक आर्म यहाँ पे होगी और उसपे एक और कार्बन एटम ऐसे जुड़ा हुआ होगा। तो ये फॉर्म नहीं कर रहा है रिंग। ठीक है, एक कार्बन एटम रिंग फॉर्म नहीं करता है। तो रिंग के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, केवल 4 ही एटम रिंग फॉर्म कर रहे हैं और जो 5th वाला कार्बन एटम है वो इसके साथ अटैच नहीं है, वो रिंग फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 5th है। टोटली हम गिनेंगे तो 5 कार्बन एटम है, लेकिन रिंग में अगर हम गिनेंगे तो केवल 4 ही है। ठीक है, in case of DNA pentose sugar is deoxyribose and in case of RNA it is ribose sugar। इनमें एक माइनर, एक छोटा सा डिफरेंस होता है, उसकी वजह से इनके नाम अलग अलग पड़े हुए हैं। डीऑक्सीराइबोस डीएनए के केस में, राइबोस शुगर इन केस ऑफ आरएनए। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोस अगर कहीं पे है तो इसका मतलब है कि डीएनए फॉर्म होगा और अगर राइबोस शुगर है तो इसका मतलब है आरएनए फॉर्म होगा। ठीक है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं और सिमिलर ही होते हैं। Deoxyribose do not have one oxygen atom on second carbon, hence the name is deoxy। राइबोस शुगर में ऑक्सीजन एटम होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सेकेंड कार्बन एटम पे, लेकिन इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोस यहाँ पे ऑक्सीजन एटम नहीं होता है, केवल हाइड्रोजन ग्रुप होगा सेकेंड कार्बन पे। अभी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो इसकी वजह से ये डिफर करते हैं और इसलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबोस पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इसलिए डीऑक्सी, इसका आगे से प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है,
तो राइबोज शुगर वही है, डीऑक्सी इसके आगे से लग गया, इसकी वजह से डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बनता है, डीएनए। स्ट्रक्चर अगर देखें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखिएगा राइबोज शुगर का। यहाँ पे जैसा सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट, सेकंड, जैसा मैंने कहा, थर्ड एंड फोर्थ, ये नंबरिंग याद रखनी है। फिफ्थ कार्बन एटम ये वाला है जो रिंग फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, चार ही कार्बन एटम हेल्प कर रहे हैं रिंग फॉर्मेशन में, ठीक है। ये जो सेकंड कार्बन एटम है इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, इसकी वजह से ये राइबोज है। यहाँ पे ये O एटम नहीं प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है सेकंड कार्बन एटम पे, इसलिए इसका नाम डीऑक्सी राइबोज है। ये स्ट्रक्चर होता है राइबोज शुगर का, और फिर इसके बाद इनके साथ लिंकेज होती है। ये सबसे पहला मटेरियल है डीएनए फॉर्मेशन में, पेंटोज शुगर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था फॉस्फोरिक एसिड। Then phosphoric acid H3PO4. It is a weak acid and chemical formula of phosphoric acid it is H3PO4. H3PO4 में से जो PO4 वाला फॉस्फेट ग्रुप है ये अटैच होता है शुगर के साथ, ठीक है। H3PO4 में जो ये PO4 वाला ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप इसे कहते हैं, ये अटैच होता है शुगर के साथ और एक बैकबोन बनाता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म्स अ बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये डीएनए की बैकबोन बनाता है, मतलब इसी की वजह से हमको स्ट्रक्चर दिखता है डीएनए का, जिस टाइप का हम स्ट्रक्चर हमेशा यूज करते हैं वो डीएनए का स्ट्रक्चर इन्हीं की वजह से, क्योंकि बैकबोन की तरह काम करता है। स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा फॉस्फोरिक एसिड का, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राइट। इसके बाद केवल ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे से H जो मॉलिक्यूल्स हैं, H एटम्स हट जाते हैं और ये वाला स्ट्रक्चर जुड़ता है किसके साथ, शुगर के साथ, ठीक है। और जो थर्ड स्ट्रक्चर था हमारे पास वो था नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस मैंने कहा 4 टाइप के होते हैं इन केस ऑफ डीएनए, और आरएनए की केस में भी ये 4 टाइप के होते हैं। केवल एक डिफरेंस है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है इन केस ऑफ आरएनए। अभी हम आरएनए नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम डीएनए पढ़ रहे हैं, तो डीएनए के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजनस बेसिस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड। ये रिंग कंपाउंड होते हैं जिनके पास नाइट्रोजन होता है, अभी स्ट्रक्चर भी हम इसका देखेंगे। There are 4 types of nitrogenous bases present in DNA, और वो 4 क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। ये 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं और इनको फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक ग्रुप में 2, तो इनको भी अब देख लेते हैं वो 2 ग्रुप्स क्या हैं। 2 कैटेगरीज ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे कि अभी मैंने कहा जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस थे वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, और उन 2 कैटेगरीज के, उन 2 ग्रुप्स के अलग अलग नेम है, ठीक है। 2 नाइट्रोजनस बेसिस को एक ग्रुप में रखा जाता है, तो 2 नाइट्रोजनस बेसिस जैसे एडेनिन एंड ग्वानिन, इनको रखा गया है प्यूरिन्स के अंदर। प्यूरिन ग्रुप का नाम है, एडेनिन एंड ग्वानिन नाइट्रोजनस बेसिस है, क्योंकि ये एक दूसरे से सिमिलर ही टाइप के इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन सिंपल है एडेनिन एंड ग्वानिन का, इसलिए इनको एक ही ग्रुप पे रखा गया है। और कैसे है ये भी देख लेते हैं। बोथ आर लार्ज साइज नाइट्रोजनस बेसिस, जो प्यूरिन्स है इनके अंदर जो 2 नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो लार्ज साइज के होते हैं एक तो, और दूसरा दे कंसिस्ट 2 रिंग एंड 4 नाइट्रोजन एटम्स एट फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजिशन। इनके पास सेम एक जैसा ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत ये डिफर करेंगे, बाकी इनका साइज जो है वो भी एक जैसा है एडेनिन एंड ग्वानिन का, इसलिए एक ही ग्रुप के अंदर है। और इनके पास 2 रिंग्स होती है जिसमें जो 4 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजिशन पे, ठीक है, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। और दूसरे होते हैं पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स में आते हैं थाइमिन एंड साइटोसिन, जो 2 छूट गए। इसके अलावा अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए में थाइमिन नहीं मिलता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल भी एक पिरिमिडिन है, ठीक है। तो पिरिमिडिन्स के अंदर ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं और ये स्मॉल साइज के होते हैं दोनों ही। इनके पास केवल एक ही रिंग होती है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा ये रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनके पास एक रिंग है और इनके पास 2 रिंग है। यहाँ पे एक रिंग होने के बाद 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, लेकिन इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है क्योंकि ये दोनों ही नाइट्रोजनस बेसिस सेम टाइप की चीजें कंटेन करते हैं। थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होगा स्ट्रक्चर में, बाकी
वो सेम होते हैं, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया, एडेनिन ग्वानिन को, और थाइमिन और साइटोसिन को एक ही जगह पे रखा गया है। ठीक है, ग्रुप्स के नाम क्या है? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। अब इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हो एडेनिन एंड ग्वानिन ऊपर वाले हैं, यहाँ पे 2 रिंग, हमने कहा था इनके पास 2 रिंग्स होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, कंपाउंड है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग। यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजिशन पे नाइट्रोजन ग्रुप था या नाइट्रोजन प्रेजेंट थे। तो फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजिशन पे आपको नाइट्रोजन प्रेजेंट दिख रहे होंगे। इन केस ऑफ ग्वानिन यही चीज है, थोड़ा बहुत इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंजेस है, बाकी एक जैसे हैं, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, दैट इज प्यूरिन। वैसे ही यहाँ पे पिरिमिडिन्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे यूरेसिल भी पिरिमिडिन है, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ उसी टाइप का है, एक रिंग होती है इसमें और केवल फर्स्ट और थर्ड पोजिशन पे नाइट्रोजन होते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पोजिशन पे नाइट्रोजन ग्रुप है। ऐसे ही इन केस ऑफ थाइमिन में भी आपको दिख रहा होगा, इन केस ऑफ साइटोसिन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज है, यूरेसिल केवल आरएनए के केस में मिलता है, आरएनए में थाइमिन नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थाइमिन होगा और यूरेसिल नहीं होगा। ठीक है, तो यूरेसिल की बात हम कब करेंगे? जब हम आरएनए पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के टाइम पे। ठीक है, तो ये 4 है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस है। अब इनके लिंकेज की बात करते हैं, कैसे ये जुड़ते हैं। 3 कंपोजिशन के बाद अब हम इनके जुड़ने की बात करते हैं। सबसे पहले बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है नाइट्रोजन बेसिस, जो भी हमने देखे उनमें से कोई भी एक नाइट्रोजन हो सकता है, चारों के चारों एक साथ नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, कोई एक नाइट्रोजन बेस होगा, उसके साथ जब पेंटोज शुगर जुड़ जाएगी तो वो स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, when nitrogen basis attaches with pentose sugar, जो क्या है, deoxyribose in case of RNA, और अभी हम RNA पढ़ रहे हैं, with the help of glycosidic bond, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, जैसे यहाँ पे जुड़ेंगे, जहाँ पे लिंक होंगे, तो ये जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब ये स्ट्रक्चर, अभी हमने फॉस्फेट नहीं जोड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, केवल नाइट्रोजन बेसिस है और पेंटोज शुगर है। एक पेंटोज शुगर के साथ केवल एक ही नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, हो सकता है वो एडेनिन हो सकता है वो ग्वानिन हो सकता है वो साइटोसिन हो, और हो सकता है वो थाइमिन हो। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? एक न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। इन a nucleoside, the first carbon atom of sugar attaches with the first nitrogen in case of pyrimidines and 9th nitrogen atom in case of purines। अभी हमने देखा कि pyrimidines में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, इन केस ऑफ प्यूरिन्स में फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। तो शुगर का जो फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट जो शुगर कार्बन है, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था ना ऐसे टाइप का शुगर का, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन था वो इस जगह पे था, तो इस कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते हैं। अगर वो एक प्यूरिन है यानी कि एडेनिन या ग्वानिन है, उस केस में वो 9th नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, जहाँ पे 9th नाइट्रोजन होगा। और अगर वो कोई पिरिमिडिन है यानी कि साइटोसिन और थाइमिन में से कोई है, तो वो पे उसके साथ अटैच होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इनके भी स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं, जैसे एडिनोसाइन यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे मैंने एडिनोसाइन लिखा है, और यहाँ पे आपको साइटिडीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर बनते हैं तो इनको अलग अलग नेम भी दिए गए हैं चारों नाइट्रोजनस बेस के आधार पे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर शुगर का है, यहाँ पे H डिनोट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर है इसका मतलब हम डीएनए है। ठीक है, ये क्या बन रहा है? डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन एटम है शुगर का, वो 9th नाइट्रोजन के साथ अटैच है, और यहाँ पे आपको 2 रिंग दिख रही होगी, इसका मतलब आप समझ सकते हो ये प्यूरिन है और ये एडेनिन है। ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको सिंपली हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने पिरिमिडिन का एग्जांपल दिया है, ये साइटिडीन लिखा हुआ है, डीऑक्सीसाइटिडीन, ये साइटोसिन का एग्जांपल है, जहां पे शुगर मॉलिक्यूल के साथ एक
वन रिंग कंपोनेंट, एक वन रिंग कंपाउंड जुड़ा हुआ है और इसका फर्स्ट नाइट्रोजन जो है उसके साथ ये अटैच है, यानी कि पिरिमिडिन है, और इसका एक ही रिंग स्ट्रक्चर है यानी कि पिरिमिडिन है। और ये कौन सा पिरिमिडिन है? साइटोसिन। ठीक है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सीसाइटिडिन एंड डीऑक्सी अब इनके नाम पे जाते थे एक बार कि नाम क्या क्या इनके रखे गए हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों के ही अलग अलग नेम रखे हुए हैं सारे बेसिस के आधार पे। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस जितने हैं उनके आधार पे इनके अलग अलग नेम रखे गए हैं इन केस ऑफ डीएनए और इन केस ऑफ आरएनए में भी। तो इनमें जो कंफ्यूजन है वो ना हो, इतने सारे नाम हमको याद ना करने पड़े, इसलिए यहाँ पे डीऑक्सी प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है, डीएनए के केस में। आरएनए के केस में कोई प्रीफिक्स नहीं लगता है, ना ही न्यूक्लियोटाइड में ना ही न्यूक्लियोसाइड में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इनके नाम को याद रखना? अगर कोई क्वेश्चन हमको दिया गया है और उसमें हमको डीऑक्सी एडिनोसाइन दिया है या फिर सिंपली एडिनोसाइन दिया है, ठीक है, तो हमको पता ही नहीं है कि एडिनोसाइन क्या हुआ, हम इसको एडिनिन ही मान लेंगे, हमको पता ही नहीं है कि एक न्यूक्लियोसाइड है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। डीऑक्सी एडिनोसाइन दिया गया है, आप उसे आरएनए समझ रहे हो, या फिर केवल एडिनोसाइन दिया गया है आप उसे डीएनए का न्यूक्लियोसाइड समझ रहे हो, तो उस केस में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इनको समझना जरूरी है, इनके नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो पहले इनके नाम देख लेते हैं। तो नाम में सबसे पहले एडेनिन से स्टार्ट करते हैं। एडेनिन अगर किसी शुगर के साथ, पेंटोज शुगर के साथ अटैच हुआ है और वो पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो उस केस में डीऑक्सी एडिनोसाइन बनेगा। और ये क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है, किसके लिए? डीएनए के लिए। अगर वो राइबोज शुगर के साथ अटैच होता तो आरएनए बनता, और आरएनए के केस में हम केवल एडिनोसाइन को बता के ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड है, किसका? आरएनए का। इन केस ऑफ डीएनए यहाँ पे प्रीफिक्स डीऑक्सी लगता है, इसकी वजह से पता चलता है कि ये डीएनए का है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ग्वेनिन की बात करें तो ग्वेनिन में भी आगे से डीऑक्सी लगा देंगे और फिर वो ग्वेनोसाइन। डीऑक्सी ग्वेनोसाइन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, किसका? डीएनए का। अगर हम ग्वेनिन के साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर अटैच करेंगे तो डीऑक्सी ग्वेनोसाइन बनेगा। ऐसे ही साइटोसिन के साथ अटैच करेंगे तो डीऑक्सीसाइटिडिन बनेगा, और ऐसे ही थाइमिन के साथ अटैच करेंगे तो डीऑक्सीथाइमिडिन बनेगा। ठीक है, तो ये चार अलग अलग नेम है न्यूक्लियोसाइड्स के। अगर आप इनको याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें इस टाइप से दिए हुए नाम आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? अभी जो हमने न्यूक्लियोसाइड्स डिस्कस किए थे, चार टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स देखे थे, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी ग्वेनोसाइन, डीऑक्सीसाइटिडिन, डीऑक्सीथाइमिडिन, ये चारों जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, जब ये चारों के चारों एक साथ नहीं, ठीक है, जब किसी एक की भी हम बात करें चारों के साथ ही अटैच होंगे, लेकिन अगर किसी एक न्यूक्लियोसाइड की बात करें, जैसे आप मान लीजिए डीऑक्सी एडिनोसाइन की बात कर रहे हो और उसके साथ फिर हमने फॉस्फेट ग्रुप को भी अटैच कर दिया, और फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ अटैच होगा? शुगर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस के साथ नहीं होगा। जब ये अटैच हो जाएगा तो एक और स्ट्रक्चर बनेगा और वो स्ट्रक्चर कहलाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यही न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है न्यूक्लिक एसिड्स के लिए, और न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? डीएनए, आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर का डिफरेंस है, अगर राइबोज होगा तो आरएनए बनेगा, अगर डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए बनेगा। when one molecule of nucleoside, अब एक न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है जो पेंटोज शुगर है प्लस नाइट्रोजन बेसिस, और पेंटोज शुगर डिपेंड करता है डीएनए है या आरएनए है, अटैचेस विद वन फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे PO4 है, जिसमें फॉस्फेट एक P के साथ, फॉस्फेट के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड से ही ये बनता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और जब ये बॉन्ड बनेगा तो वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, और ये बॉन्ड कहाँ पे बनता है? फॉस्फोरिक एसिड अटैचेस विद 5th कार्बन एटम ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर के 5th कार्बन एटम के साथ ये अटैच होता है। 5th कार्बन एटम हमने देखा था जो एक आर्म टाइप का था, वहां पे मतलब रिंग के बाद एक आर्म थी, उसके बाद 5th कार्बन एटम था, इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो
ये मॉलिक्यूल है शुगर का, डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। इसके बाद फर्स्ट कार्बन एटम पे आपका एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, हम इसको एडेनिन मान लेते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर, केवल ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सी एडिनोसाइन, ये वाला डीऑक्सी एडिनोसाइन है। अब इसके साथ एक फॉस्फोरिक ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है। और यहाँ से जब ये बॉन्ड बनेगा तो हमने यहाँ पे भी देखा था कि यहाँ पे OH भी अटैच था, CH2OH था, ठीक है। तो ये OH प्लस H मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं जो वहां पे से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो ये बॉन्ड बना है, इट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है। अब अगर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तब इसको मोनोफॉस्फेट कहते हैं। अगर ज्यादा अटैच है, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, इससे ज्यादा, एक से ज्यादा भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। जो मोस्ट कॉमनली होता है वो केवल एक ही अटैच होता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आपको एक और नेम दिख रहा होगा, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। अभी हमने एडिनोसाइन पढ़ा था, वो न्यूक्लियोसाइड था। अब ये एडेनिलिक एसिड आ गया है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड के नेम है। तो वैसे ही 4 टाइप के अब यहाँ पे भी अलग अलग नेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल एडेनिन ही अटैच होगा, यहाँ पे कोई भी अटैच हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है। तो उसके बेसिस पे इनके अलग अलग नेम है। तो अब इनकी नेम की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप, न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं। तो सिंपल है, जैसे हमने एडेनोसाइन बोला था, वहां पे अब हम एडेनिलिक एसिड जोड़ देंगे। या फिर इसका एक और नेम भी होता है, उसको कहते हैं ऐसे ही डीऑक्सी एडिनोसाइन, आप ऐसे ही रहने दीजिए और उसके नीचे से मोनोफॉस्फेट जोड़ दीजिए। इससे पता चलेगा कि फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो चुका है और केवल एक ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो या फिर आप इसे डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड कहें, या फिर इसे डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट कहें, दोनों ही एक ही चीज होगी, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा बनेगा, ग्वेनिन के साथ अगर अटैच है तो डीऑक्सी ग्वेनिलिक एसिड या फिर डीऑक्सीग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही अगर फॉस्फेट ग्रुप किस न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच हो रहा है, साइटिडिन के साथ अटैच हो रहा है, तब होगा डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड या फिर डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। और लास्ट में थाइमिन के साथ अगर अटैच हो रहा है, डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड या फिर डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। पहले जो न्यूक्लियोसाइड बने थे वो रहने दीजिए, उनके नीचे से मोनोफॉस्फेट लगाते जाइए, ठीक है। तो ये ज्यादा सिंपल होगा मेरे हिसाब से इन एसिड्स के नेम याद करने से। डीऑक्सी एडेनिलिक या ग्वेनिलिक एसिड, इनमें कंफ्यूजन होगा तो वो सही रहेगा। अब डीऑक्सी एडिनोसाइन आपने याद रखा, डीऑक्सी एडिनोसाइन के साथ मोनोफॉस्फेट जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो आपको इसमें केवल और केवल न्यूक्लियोसाइड्स के नाम याद रखने पड़ेंगे और उनके पीछे से मोनोफॉस्फेट लगा के वो क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। तो वो ज्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका नेम होता है। अब क्या बन गए, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। अब यही न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म होगी और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करती है, ठीक है। तो अब तीसरी चीज है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए। न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हमने अभी देखा, शुगर के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस अटैच हो तो वो क्या मिलकर बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। 4 न्यूक्लियोटाइड्स हमने देखे, 4 टाइप के कैसे होंगे, चारों नाइट्रोजनस बेसिस के आधार पे, ठीक है। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है और यही फिर न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करती है। These nucleotides are linked with each other in a specific manner, forming a chain called polynucleotide chain. ये एक स्पेसिफिक मैनर में अटैच होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं समझा रही हूँ सिंपल तरीके से। मान लीजिए ये वाला जो है एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक शुगर मॉलिक्यूल है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और ये एक नाइट्रोजन बेस है, कोई भी बेस हो सकता है। ये लिंक्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। अब फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी कुछ इस टाइप का होगा। ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक शुगर मॉलिक्यूल है और ये एक
नाइट्रोजन बेस है, ये भी उसी तरीके से अटैच होंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब ये जो पेंटोज शुगर है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये पेंटोज शुगर के, पहली वाली पेंटोज शुगर के थर्ड कार्बन आइटम के साथ अटैच होगा, ठीक है, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड का। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो भी फॉस्फोडाइएस्टर, ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। अब इस टाइप से, इस स्पेसिफिक मैनर से यहाँ पे क्या हो गए, दो न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गए। इसी स्पेसिफिक मैनर से अदर न्यूक्लियोटाइड्स भी अटैच होते हैं, कहाँ पे, थर्ड कार्बन एटम के साथ। यहाँ पे इस शुगर के थर्ड कार्बन एटम के साथ दूसरा फॉस्फेट ग्रुप फिर अटैच होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड का। तो इसी स्पेसिफिक मैनर से ये अटैच होते हैं और एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। In polynucleotide chain, the adjacent nucleosides are connected by phosphodiester bond, यहाँ पे भी फिर से phosphodiester bond बनता है, between phosphate molecule of one nucleotide and third carbon atom of pentose sugar of another nucleotide, ठीक है। ये जो phosphate molecule है ये अटैच होता है थर्ड कार्बन एटम के साथ पेंटोज शुगर, और ये फॉस्फेट ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। अनदर न्यूक्लियोटाइड, अदर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अदर न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो थर्ड कार्बन एटम के साथ जुड़ता है पहली वाली न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर है उसके साथ, ठीक है। तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर के थर्ड कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा। स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, एक शुगर मॉलिक्यूल है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। इसका जो थर्ड कार्बन एटम है ये वाला, इसके साथ दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है, और फिर यहाँ पे फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से दिखाया गया है। फिर यहाँ पे फिर से जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड आया वो भी कहाँ पे जुड़ा, न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो भी थर्ड कार्बन एटम पे जुड़ा है शुगर के, पहली वाली शुगर के। तो इस टाइप से इसी स्पेसिफिक मैनर से सारे जुड़ते जाते हैं और एक लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ऐसे ही दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनेंगी जो स्पाइरल होंगी एक दूसरे के, ऐसे टाइप की। मान लीजिए ये एक लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ पे मान लीजिए ये लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह रहे हैं। इसी के साथ दूसरी वाली भी होगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक टू डायमेंशनल एक डायग्राम बता रही हूँ मैं, 3D वे नहीं है, ये 2D में है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब ऐसी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और ये तो न्यूक्लियोटाइड चेन जब ऐसे होती है तब जाके एक DNA बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस ऐसे जुड़ रहा था, तो इसके साथ बॉन्ड के साथ दूसरा नाइट्रोजन बेस भी जुड़ेगा, और फिर उसके बाद यही जो मॉलिक्यूल है पूरा, इसका जो दूसरी वाली चेन होगी उसका भी इसी टाइप का मॉलिक्यूल होगा, और इसी स्पेसिफिक मैनर से वो भी चलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो बनता है ये बनता है फिर लास्ट में न्यूक्लिक एसिड इन केस ऑफ DNA, इसी टाइप से बनेगा। ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो DNA का स्ट्रक्चर होगा, और DNA ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और RNA के केस में इस टाइप से दो स्ट्रैंड्स नहीं होती है, केवल एक स्ट्रैंड होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत RNA और DNA में। RNA को हम बाद में देखेंगे, अभी हम केवल DNA की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तक देखा। अब इसके बाद जो अदर चीजें छूट गई है, किस टाइप से बॉन्ड बनती है नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, ये किस टाइप से DNA का स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। DNA के इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पैरेलल होती हैं, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजनस बेसिस में, तो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, न्यूक्लियोसाइड्स देख लिए, न्यूक्लियोटाइड्स देख लिए, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे फॉर्म होती है ये भी देख लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच।